गुड आफ्टरनून बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है तेजस बैच अनअकैडमी के ऊपर। जल्दी से एक बार सारे के सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइएगा, फिर शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चलिएगा, सबको शेयर कर दीजिएगा। सरफेस केमिस्ट्री, जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा, फिर शुरुआत करते हैं। जल्दी से एक बार बच्चों कनेक्ट हो जाइएगा। सरफेस केमिस्ट्री लेक्चर नंबर चलिएगा, एक बार कनेक्ट हो जाइएगा जल्दी से। फिर से एक बार आप सबका स्वागत है अनअकैडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट मी, सही है। और मैं आपको बता देता हूँ, संडे में मैं 5 टेस्ट आपके लिए लेके आ रहा हूँ अनअकैडमी के ऊपर, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर और अनअकैडमी ऐप के ऊपर। जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है यार, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अब हम ख़त्म करेंगे सरफेस केमिस्ट्री, तो ये सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है, सही है। जिन बच्चों ने पहले सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लिया था, आप रिवाइज कर लीजिएगा। चलिएगा, तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ सेशन की। चलिएगा, तो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है क्या क्या, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, बहुत सारे सेशन आपके पास अनअकैडमी आपके लिए लेके आ रहा है। तो प्लीज़ बच्चों फॉलो करते रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, सही है। टारगेट हमारा है आपका सिलेक्शन, और उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे, सही है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मेरी किसी भी क्लास को अगर आपको अनलॉक करना है तो कोड यूज करना है JB Live 10, सही है। चलिएगा, तो शुरुआत करते हैं। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच बच्चों। चलिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सारे के सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं, ताकि शुरुआत करते हैं फिर हम इस सेशन की। मजा आएगा। लीजिएगा, अगर हम सरफेस केमिस्ट्री की बात करें, सरफेस केमिस्ट्री की हम बात करें तो बच्चों सरफेस केमिस्ट्री में हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करने जा रहा हूं। इसके कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, आपके एग्जाम में इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, तो मान लीजिएगा बच्चों आपको एक सवाल सी पार्ट में डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक सी पार्ट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। दूसरी अगर बात की जाए अगर हम बात करें बी पार्ट की, तो बी पार्ट में भी कई बार एक सवाल आपका मिल जाता है, सही है। रिवाइज करेंगे इसको जल्दी से जल्दी, सही है। एक बार शेयर कर दीजिएगा सेशन को, सही है। तो ये रहेगा आपके पास 4 to 6 मार्क्स इसका कंट्रीब्यूशन रहता है आपके एग्जाम में। और आज के इस सेशन में हम पूरा सरफेस केमिस्ट्री कवर कर लेंगे, सही है। देखो इसमें पढ़ते क्या क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं क्या क्या हमें पढ़ना है। बेसिकली अगर बात करें, बेसिक टर्मिनोलॉजी में लिखवाऊंगा नहीं, वो ऑलरेडी मैं ऐप के ऊपर डिटेल में पढ़ा चुका हूं, वहां पे नोट्स भी अवेलेबल है, सही है। अब हम केवल रिवाइज करेंगे। और रिवाइज में क्या क्या, देखो बेसिक टर्मिनोलॉजी सबसे पहला टॉपिक यही होता है हमारा, ये पढ़ेंगे हम। दूसरा यहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है, सही है। बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम यहाँ देखते हैं कि समझना एक बार, देखो क्या क्या पढ़ेंगे, सारी टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहले एडजॉर्प्शन क्या होता है, दूसरी बात एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तीसरी बात एडजोर्बेट क्या होता है, एडजोर्बेंट क्या होता है, सोर्प्शन क्या होता है, डिजॉर्प्शन क्या होता है। ये हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजी है एडजॉर्प्शन में, सही है। चलिएगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले अगर हम बात करें एडजॉर्प्शन की, तो बच्चों हम पढ़ते हैं एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना होता है, सही है ना। अब बात की जाए, कोई भी अगर मान लो कोई भी सरफेस है हमारे पास, मान लीजिएगा ये सॉलिड सरफेस ले रहे हैं हम, सही है। इसके ऊपर मान लो एक पार्टिकल इसके ऊपर आके डिपॉजिट कर जाए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ये जो सरफेस है ये आपका लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। इसके सरफेस के ऊपर सोल्यूट के पार्टिकल डिपॉजिट हो जाए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है,
ये एडजॉर्प्शन है, सही है। एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना। अगर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन हमारा बल्क फिनोमिना होता है। खास बात ये रहेगी एब्जॉर्प्शन के अंदर थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की वो हर जगह बराबर होती है, लेकिन इन केस ऑफ एडजॉर्प्शन ये सरफेस फिनोमिना है। यहां पे हमारे पास एक्सेस कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की, कहां पे, सरफेस ऑफ लिक्विड पे। ध्यान दीजिएगा। अब ये जो स्पीसीज यहां डिपॉजिट हो रही है इन्हीं को हम बोल देते हैं एडजॉर्बेट। क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। ये जो यहां पे इस सॉलिड सरफेस पे डिपॉजिट हो गया इसको हम क्या बोल देते हैं, एडजॉर्बेट। और जिसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है ये हमारे पास टर्मिनोलॉजी, इसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। ध्यान दीजिएगा। द स्पीसीज गेट डिपॉजिट वो होता है हमारा एडजॉर्बेट, जिसके ऊपर जाके डिसॉर्ब हो रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है, उस स्पीसीज को हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। अब ये एडजॉर्बेंट की बात सुनना, ध्यान देना। एडजॉर्बेंट हमारे पास क्या हो सकता है, इट में भी लिक्विड और इट में भी सॉलिड। इट में भी लिक्विड हो सकता है ये, या फिर ये आपके पास सॉलिड सरफेस हो सकता है। जैसे हम बात करें सॉलिड सरफेस की, अगर हम बात करें, जैसे हम कैटलिस्ट बनाते हैं या फिर रिएजेंट हम यूज करते हैं, वहां पे हम मेटल का सॉलिड सरफेस लेते हैं और उसके ऊपर गैस H2, जैसे रिड्यूसिंग रिएजेंट की बात करते हैं हम, ध्यान देना। मान लो PDH2 की बात करते हैं, PDH2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें रिएजेंट में क्या होता है, इस रिएजेंट में यही होता है, मेटल का सरफेस हमारे पास PD जो है ये बिहेव करता है एज ए एडजॉर्बेंट, और जो H2 गैस इसके ऊपर जाके एडजॉर्ब हो जाती है वो हमारे पास बिहेव करेगा एज ए एडजॉर्बेट। सही है। तो ध्यान रखना है हमारे पास जो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट की अगर हम बात करते हैं तो एडजॉर्बेट हमारे पास जो स्पीसीज है जाके एडजॉर्ब हो रही हैं उनको हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट, जो हमारा सॉलिड सरफेस भी हो सकता है और लिक्विड सरफेस भी हो सकता है। सही है। उसके बाद अगर हम बात करें सोर्प्शन की बात की जाए, आपसे पूछा जाए सोर्प्शन, जब एडजॉर्प्शन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास एडजॉर्प्शन का प्रोसेस और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस दोनों साइमल्टेनियसली हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सोर्प्शन। सही है। डिसॉर्प्शन क्या होता है, अगर आपसे पूछे डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन क्या होगा, जस्ट रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, जैसे हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कहीं पर हम मान लो अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं बाहर, मान लो अपने घर के बाहर आपने गाड़ी खड़ी कर दी, थोड़ी देर में मान लो धूल मिट्टी आएगी शीशे पे आके डिपॉजिट हो जाएगी, तो वो क्या हो गया, सॉलिड सरफेस पे धूल मिट्टी जाके डिपॉजिट हो गई, वो एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना हुआ है। सही है। फिर आपने जाके शीशे को साफ कर दिया, शीशे को साफ कर दिया, कहने का मतलब आपने देखना था अपना चेहरा, आपने मिरर को साफ कर दिया, तो जो धूल मिट्टी वहां पे डिपॉजिट हो गई थी उसको आपने हटा दिया, यानी कि आपने क्या किया, डिसॉर्प्शन किया। सही है। तो रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन होता है डिसॉर्प्शन। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। सही है। अब आगे बढ़ता हूं। पहला सवाल सरफेस केमिस्ट्री से हमारा निकल के आता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सवाल थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई साहब। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन समझना, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, ये जो आपका एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है ये कैसा है, ये बात समझना। जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है ये कैसा है, ये बात समझना। सुनना ध्यान से। क्या होगा हमारे पास, मान लीजिएगा, देखो ये हमने माना हमारे पास सॉलिड सरफेस है, सही है, और मान लो हमने इस पे ये एक डाई एटॉमिक गैस हम इसके कांटेक्ट में लेके आए, सही है, और ये गैस के मॉलिक्यूल इसके ऊपर आके चिपक गए, यानी कि एडजॉर्ब हो गए। तो यार ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है बताओ, ये हमारे पास आके यहाँ पे एडजॉर्ब हो गए। सही है। तो एक्चुअली एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है, अगर हम इसकी थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करें, तो पहले गैस का मॉलिक्यूल जो था ये फ्रीली यहाँ पे घूम रहे थे, गैस के मॉलिक्यूल थे, लेकिन अब ये यहाँ पे इसके आगे चिपक गए हैं, एडजॉर्ब हो गए हैं। तो बताइएगा ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन यहाँ पे क्या कहानी जनरेट होगी। कहानी कहने का मतलब थर्मोडायनेमिक टर्म की हम बात करेंगे। एडजॉर्प्शन किसी भी प्रोसेस को होने के लिए थर्मोडायनेमिक्स में हम ये कहते हैं कि जो डेल जी है वो हमारा मस्ट बी नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए फॉर ए प्रोसेस टू अकर। किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल जी मस्ट बी नेगेटिव होना चाहिए। अब डेल जी अगर नेगेटिव होना है तो यहाँ पे ड्यूरिंग दिस, अब देखो यार आप बताओ, एडजॉर्प्शन के दौरान ये जो गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली थे अब आके एडजॉर्ब हो गए हैं, आप मेरे को बताओ जो एंट्रोपी है वो घट रही है या बढ़ रही है, क्या होगा। तो ओवरऑल आप ये देखोगे सर यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल पहले फ्रीली घूम रहे थे, अब ये यहाँ पे हमारे पास एडजॉर्ब हो गए हैं,
तो यहां पे हम ये कहेंगे कि ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन एंट्रोपी हमेशा डिक्रीज करती है। डेल एस क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। दूसरी बात, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन हमारे पास यहां पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो भाई साहब ध्यान देना, अगर बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, और ये बात ध्यान रखना, जो एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है ये एक्सोथर्मिक होता है, डेल एच नेगेटिव। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए एडजॉर्प्शन क्या है तो आप क्या कमेंट करोगे, ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन क्या क्या हो रहा है बताओ भाई। थर्मोडायनेमिक्स की सर अगर हम बात करेंगे तो ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन हमारे पास जो एंट्रोपी है डेल एस, ये तो नेगेटिव आएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं एंट्रोपी डिक्रीज होगी। और दूसरी बात हमारे पास डेल एच क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब एनर्जी इज रिलीज्ड, समझ रहे हो ना, डेल एच नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इट इज रिलीज्ड, एक्सोथर्मिक है। एडजॉर्प्शन का प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। अब हमें पता है कि एडजॉर्प्शन के प्रोसेस को होने के लिए फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस क्या होना चाहिए बताओ भाई, फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस क्या होना चाहिए बताओ जल्दी से। सर डेल जी हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब डेल जी हमारा रिलेशन क्या होता है बताओ, डेल जी का रिलेशन क्या होता है, सर डेल जी हमारा है डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल जी क्या है, डेल एच माइनस टी डेल एस। और आपको पता है सर डेल एच भी नेगेटिव हो गया, डेल एस भी नेगेटिव हो गया। ओवरऑल हमें क्या बनाना पड़ेगा, फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल जी मस्ट बी लेस देन 0। डेल जी हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब डेल जी नेगेटिव कैसे होगा बताओ भाई, डेल जी नेगेटिव कैसे होगा। अब ये वाली टर्म देखो, ये वाली टर्म भी क्या है, नेगेटिव है, और ये डेल एस वाली टर्म भी क्या है, नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव बन के ये टर्म पॉजिटिव बन रही है और ये नेगेटिव बन रही है। अब हमें ओवरऑल लेस देन 0 बनाना है, तो आप क्या कहोगे, हाँ बिल्कुल सही बात है सर, हम ये कहेंगे कि जो डेल एच का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू टी डेल एस। डेल एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल एस। ये कंडीशन हमारे पास होगी तो हम बोलेंगे, ये कंडीशन भी हमसे पूछ सकता है, सही है। तो डेल एच हमारा टी डेल एच से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से हम ये कह सकते हैं जो एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो हमारा एक्सोथर्मिक होता है, एंट्रोपी डिक्रीज करती है। और दूसरी बात हम यहां पे ये कहेंगे कि जो एडजॉर्प्शन है वो हमारा एंथैल्पिकली फेवरेबल है। ध्यान दीजिएगा, जो एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो हमारा एंथैल्पिकली फेवरेबल है, ध्यान रखना भाई। दूसरी बात एंट्रोपिकली क्या हो जाएगा, नॉन फेवरेबल। ध्यान रखना, एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हमारा क्या होता है, एंथैल्पिकली फेवरेबल और एंट्रोपिकली नॉन फेवरेबल। ये ध्यान रखना, सही है, कर लोगे। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, सही है। एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। एडजॉर्प्शन का प्रोसेस एंथैल्पिकली फेवरेबल होता है और एंट्रोपिकली नॉन फेवरेबल। कर लोगे, बोलो बच्चों, इतनी बातें क्लियर है, समझ गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलें आगे, चलिएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो दो प्रकार से ये जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ध्यान दीजिएगा, समझना एक बार। अब की बार जैसे CSIR नेट के एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, ये दो तरीके से होता है। एक हमारे पास होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। दोनों में डिफरेंस समझना भाई साहब। केमिकल एडजॉर्प्शन, अब की बार नेट के एग्जाम में यही से सवाल आया था, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन से ही सवाल आया था अब की बार नेट के एग्जाम में। जल्दी से बताएंगे, आप लोग ही बताओगे क्या क्या डिफरेंस होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन में
और केमिकल एड्सॉर्प्शन में? जल्दी से बताइएगा पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट आप क्या कहोगे? जल्दी से बताइएगा भाई, क्या कहोगे आप? फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है? CSIR नेट के एग्जाम में अब की बार सवाल आया यहां से भाई। वैसे कक्षा 12 का टॉपिक है ये भाई साहब, लेकिन CSIR नेट में अब की बार यही से सवाल आ गया, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। चलिएगा 1 by 1 पॉइंट बताइएगा। देखो बच्चों, रिवाइज करते हैं यार। हाँ, सबसे पहली बात, बहुत बढ़िया श्वेता, वेरी गुड। देखो हमारे पास फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है, यहां पे वीक वंडरवाल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। वंडरवाल फोर्स ऑलरेडी मैग्नीट्यूड वीक होता है। देखो आप देखते होंगे घर में भी हो जाता है, ये तो रोज ही होता है, ध्यान देना। ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है ये तो रोज होता है। हम घर में सफाई करते हैं ना, मान लीजिएगा क्लासरूम की बात कर ले, क्लासरूम में मान लो एक दिन सफाई नहीं हुई तो बोर्ड के ऊपर डस्ट जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो डस्ट पार्टिकल डिपॉजिट हो रहे वो भी एक एड्सॉर्प्शन है, लेकिन वो कैसा प्रोसेस है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, सही है। यहां पे हमारे पास वीक वंडरवाल फोर्सेस बनते हैं। यहां पे हमारे पास केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा भाई? यहां पे प्रॉपर केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा हमारे पास, हम H2 गैस को PD के मेटल सरफेस पे लेते हैं रिएजेंट में, तो ये जो PD का सरफेस है यहां पे H2 जाके ये वंडरवाल फोर्स नहीं होता, ये केमिकल बॉन्ड बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये मेटल हाइड्राइड बन जाता है यहां पे। तो यहां पे प्रॉपर केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। दूसरी बात यहां पे अगर मैं बात करूं, बहुत बढ़िया। अब देखो ये तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन में मैं अगर बात करूं वंडरवाल फोर्सेस है, सर ये तो घर में भी हो जाता है, रोज होता है, हमें सफाई करनी पड़ती है, ये इसीलिए ये लेस स्पेसिफिक है। ये तो हो जाएगा, लेकिन इसको करवाने के लिए हाईली स्पेसिफिक है, हाईली स्पेसिफिक है भाई, ये हाईली स्पेसिफिक है। समझा नहीं समझे? बहुत बढ़िया। हाँ ये देखो, हमने धूल मिट्टी हमने सर सफाई की, वो फिर से डिपॉजिट हो जाती है, फिर से हट जाती है, रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है। ये हमारे पास क्या होगा? इरिवर्सिबल होगा। बहुत बढ़िया, और पॉइंट कमेंट कीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सबसे खास बात डोली शर्मा, बहुत बढ़िया, ये वाली बात तो खास है, ये वाली बात तो खास है बिल्कुल भाई साहब। फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन हो जाता है, मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन कैसा होगा? मोनोलेयर, मोनोलेयर। यही स्टेटमेंट पूछी थी नेट के एग्जाम में, मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन होता है। दूसरा, यहां पे अगर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात करें हम, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन की ज्यादा होगी भाई साहब, ये हाईली एक्सोथर्मिक होगा। क्यों? यहां पे केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, सही है ना। यहां पे जस्ट वीक वंडरवाल फोर्सेस है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात की जाए, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको करवाने के लिए हमें ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी भाई, यहां पे हमें ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। समझा नहीं समझे? कर लोगे? बहुत बढ़िया, जो भी बच्चे जवाब दे रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और देखो, एक टेम्परेचर का इफेक्ट देखो भाई साहब, टेम्परेचर का इफेक्ट। ये बात और देखो, अगर हम बात करते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन की, हम बात करते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन की, हम बात करते हैं। बहुत बढ़िया, जो भी बच्चे कमेंट करें सबने सही बात बताई है, बस अब इनको याद रखना, रिवाइज कर रहे हैं हम, सही है ना। अगर फिजिकल एड्सॉर्प्शन में टेम्परेचर का इफेक्ट देखें, ये बात आ चुकी है भाई साहब, ये बात आ चुकी है कई जगह एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम में, और वैसे भी ये बात टेम्परेचर का इफेक्ट पूछ चुका है। देखो फिजिकल एड्सॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, यहां मैं लिख रहा हूं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की हम बात कर लेते हैं। तो जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो हमारे पास डिक्रीज करता है ऐसे, टेम्परेचर जब बढ़ेगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन कम होगा। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल एड्सॉर्प्शन की, यहां पे अगर हम देखें
एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मैं यहां लिख रहा हूं, यहां मैं टेम्परेचर लिख रहा हूं। यहां पे कुछ कहानी अलग होती है। कहानी क्या होगी, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये जो है ये बढ़ेगा, एक टाइम तक बढ़ेगा फिर ये घटेगा। ऐसा ग्राफ हमारे पास आता है। फर्स्ट इंक्रीज करेगा केमिकल एडजॉर्प्शन, फिर अगर आपने फर्दर हाई टेम्परेचर लगा दिया तो भाई साहब एक पॉइंट के बाद फिर ये डिक्रीज करेगा। ये ध्यान रखना, केमिकल एडजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन। कर लोगे, बोलो बच्चों, कर लोगे, क्लियर है? हाँ, डिसॉर्प्शन हो जाएगा, पहले बढ़ेगा, एडजॉर्प्शन होता रहेगा, फिर डिसॉर्प्शन हो जाएगा। कर लोगे? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिएगा अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, इससे भी एग्जाम में कई जगह एग्जाम में सवाल पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। ये और देखो भाई साहब, फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, ये और रिवाइज करते हैं, आप भी रिवाइज करते रहिएगा। फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। अभी आगे भी चलेंगे यार, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी रिवाइज करेंगे। बताइएगा यहां पे क्या होगा फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। सबसे पहले देखो तीन चीजें हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है एडजॉर्प्शन आइसोबार। बच्चों समझना, एडजॉर्प्शन आइसोबार क्या होता है। पहले तो ये देखो, थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, पढ़ते हैं ना, आइसोबैरिक प्रोसेस। याद है आइसोबैरिक का मतलब क्या होता है? सर यहां पे जब भी आइसोबैरिक वर्ड आ जाए, प्रेशर क्या होता है? सर जी प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट होता है। आइसोबैरिक में प्रेशर क्या होता है भाई साहब? सबने पढ़ा होगा, एडजॉर्प्शन आइसोबैरिक का मतलब तो पता होगा। चलिएगा बहुत बढ़िया। तो देखो एडजॉर्प्शन आइसोबार क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर जो हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वो भाई साहब टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जर्नल टर्म में हम स्टडी करते हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार। यानी कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो भाई साहब टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन घटेगा। ये ग्राफ आता है एडजॉर्प्शन आइसोबार का। समझ गए? बोलो बच्चों, क्लियर है? बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट, दूसरा तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, बहुत सारे आइसोथर्म हम पढ़ेंगे। दूसरा फैक्टर क्या आता है? दैट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या मतलब हुआ? आइसोथर्म, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ते हो, यानी कि सर आइसोथर्म का मतलब क्या है? टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, समझना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या कहानी होगी सर? यहां पे जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ही पढ़नी है। बहुत सारी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? लैंग्यूमर आइसोथर्म हम पढ़ेंगे। और क्या क्या पढ़ेंगे सर? लैंग्यूमर के बाद यहां पे सॉरी फ्रेंडलिच भी पढ़ेंगे। यही तो सब हमने पढ़ना है। फ्रेंडलिच आइसोथर्म पढ़ेंगे, टेमकिन आइसोथर्म पढ़ेंगे, बैट आइसोथर्म हम पढ़ेंगे, गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हम पढ़ेंगे। तो ये सब हम आइसोथर्म ही डिस्कस करेंगे आगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा सवाल इन आइसोथर्म से ही आते हैं। तो पहले आइसोथर्म का मतलब समझिएगा। आइसोथर्म का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो एक्सटेंट x बाई एम क्या है? मैं बार बार x बाई एम लिख रहा हूं मेरे भाई। ये जो x बाई एम है ये हमारा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है। x हमारे पास हो गई अमाउंट जो स्पीसीज एडजॉर्ब हो रही है, और m हो गया हमारा सरफेस जिसके ऊपर एडजॉर्ब हो रही है। दोनों का रेशियो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन यहां पे हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ये हम कहते हैं। वैसे देखो हम आगे देखेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हम बनाएंगे तो ये ग्राफ ऐसा आता है एट हाई प्रेशर, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा जो ग्राफ है ये हमारा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, सॉरी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, प्रेशर वर्सेस x बाई एम।
सही है, कर लोगे। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आपको पता होना चाहिए, सही है। चलिएगा अब देखो, अभी लास्ट टाइम DU/BHU के MSc एंट्रेंस में पूछा गया था, क्या पूछा गया था? एडजॉर्प्शन आइसोस्टीर। बताइएगा भाई साहब, इसमें हम किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे? आपसे कह दे, एडजॉर्प्शन आइसोस्टीर में हम क्या करते हैं, किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं? एडजॉर्प्शन आइसोस्टीर में बताइएगा, जल्दी से बताओ, बताओ आप लोग बताओ। एडजॉर्प्शन आइसोस्टीर में हम किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, जल्दी से बताइएगा। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं एडजॉर्प्शन आइसोस्टीर के अंदर? जल्दी से बताइएगा। हाँ, P वर्सेस T, P वर्सेस T, बिल्कुल सही है। देखो एक्चुअली यहां पे हम क्या कहते हैं, यहां पे हम ये कहते हैं एट कांस्टेंट एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी कि जो हमारे पास एडजॉर्प्शन हो रहा है x/m, अगर हम इसको कांस्टेंट कर देते हैं तो फिर जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो ये हमारे पास लीनियर कर्व आती है ऐसे। ये हमारे पास ग्राफ है एडजॉर्प्शन आइसोस्टीर का, सही है। ये अभी हाल ही में पिछले एग्जाम में DU/BHU MSc एंट्रेंस में आइसोस्टीर से रिलेटेड सवाल पूछा गया था, तो ध्यान रखना, क्या पता आपके अगर आप जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आ जाए, गेट में आ जाए, नेट में आ जाए। कर लोगे? बोलो भाई, कर लोगे? चलिएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया देखो बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया। P वर्सेस T बनाते हैं। अगली बात सुनना, अगर सरफेस एरिया की बात करें तो हम जब आपने देखा होगा प्लेटिनम के मेटल पे या किसी भी मेटल के सरफेस पे, कल भी मैं आपको बता रहा था, क्वांटम में मैंने बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था कि प्लेटिनम को जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेके जाते हैं तो ये हमारे पास कैटलिस्ट का बिहेव करने लग जाता है। तो एक्चुअली जब हम किसी भी मोलिक्यूल का साइज छोटा करते हुए चलेंगे ना, साइज बिल्कुल छोटा करते हुए चलेंगे, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, मैं जब लास्ट टाइम पढ़ा रहा था, चलो आज फिर पूछ लेता हूं मैं। आपने आटा और मैदा तो सुना होगा भाई, सुना हुआ है, आटा मैदा। बताओ भाई साहब, बताओ जल्दी से, आटा किससे बनता है, मैदा किससे बनती है? जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे, बताओ मेरे को, आटा किससे बनता है, मैदा किससे बनती है? फिर सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा आपको, फिर सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। जल्दी से कमेंट करो यार, बिल्कुल जर्नल सी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे। अब ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। चलो ये तो बात नहीं भूल रहे, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, दोनों किससे बनती हैं भाई? बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों गेहूं से बनती हैं, दोनों गेहूं से बनती हैं। लेकिन दोनों में क्या होता है, जो पार्टिकल का साइज होता है उसका फर्क होता है। आप मैदा को देखोगे वो ज्यादा चिकनी आपको देखने को मिलेगी, उसमें साइज जो पार्टिकल है, व्हीट के जो पार्टिकल है उनका बहुत एट लो लेवल साइज पे लेके जाया जाता है एज कंपेयर टू आटा, सही है। तो यहां पे हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, हाँ मैदा बारीक फॉर्म होती है। देखो तो होता क्या है, थोड़ा समझना, जितना एरिया हम बढ़ाते हुए चलेंगे ना, उतना ही हमारे पास जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो बढ़ता जाएगा। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो बढ़ता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा। मैदा चावल से नहीं बनता, बताओ भाई, इसको समझाओ।
चावल से नहीं बनता है। पूरी जिंदगी हो गई, उम्र हो गई मैदा खाते खाते, और अब भी कह रहे हैं मैदा चावल से बनता है। मैदा गेहूं से बनता है भाई मन्नू संकला, मैदा गेहूं से बनता है। ये जो फाइनली डिवाइडेड व्हीट मेक्स मैदा, मैदा बारीक होती है, सब पढ़ चुके हैं पहले। पहले ये भी चावल की बता रहे थे, लेकिन अब नहीं बता रहे ये भी पहले चावल की बता रहे थे। चलिएगा बच्चों, एक आगे नेक्स्ट केस हमारे पास आता है नेचर ऑफ गैस। लास्ट देखो, लास्ट पॉइंट नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस में देखो बच्चों, अगर हम किसी भी सब्सटेंस, ये मान लो हमारे पास सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, सही है, इस पे हम गैस की बात कर रहे हैं, एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। मान लो एक पोलर गैस है और एक नॉन पोलर गैस है, तो पोलैरिटी के बेसिस पे हम चेक करते हैं जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा भाई साहब, वो पोलर गैस का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन पोलर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अगर मान लो हमारे पास दोनों गैस नॉन पोलर आ जाती हैं, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, मान लो एक ए गैस है एक बी गैस है और दोनों ही नॉन पोलर है, दोनों ही नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, फिर हम मान लो इस सॉलिड सरफेस पे हम इन दोनों गैसेस का एडजॉर्प्शन करवाना चाहते हैं, तो फिर किसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा? तो फिर हम बात करेंगे, हाँ बिल्कुल सही बात, हाई मोलिकुलर वेट। हाँ, हाई मोलिकुलर वेट की बात करेंगे, हाई मोलिकुलर वेट। मान लो भाई साहब मास जो था वो ए गैस का ज्यादा था, दोनों नॉन पोलर थी, तो फिर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी किसका ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा होगा उसी का एक्सटेंट ऑफ, कीजिएगा वॉइस आ रही है क्लियर? एक बार वॉइस चेक करना भाई, एक बार वॉइस चेक कीजिएगा। चलिएगा देखो, अब आगे देखो, अगर मैं बात करूं यहां पे ध्यान दीजिएगा, मेरे पास N2 गैस है और H2 गैस है, बताइएगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन किसका ज्यादा होगा? N2 गैस है और H2 गैस है, इन दोनों में बताइएगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन किसका ज्यादा होगा? जल्दी से बताइएगा भाई, इन दोनों गैसेस में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन किसका ज्यादा होगा? जल्दी से बता दीजिएगा, बहुत बढ़िया। N2 और H2 में किसका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा? देखो अब दोनों नॉन पोलर है, N2 भी नॉन पोलर है, H2 भी नॉन पोलर है, तो फिर आपको पता है मोलिकुलर वेट की बात करोगे N2 का मोलिकुलर वेट ज्यादा है H2 से। अब देखो मोलिकुलर वेट हमने पढ़ा था ना यार, याद करो छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे, जो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं वो मोलिकुलर वेट पे डिपेंड करते हैं, जितना मास ज्यादा होगा उतना हमारे पास वंडरवाल फोर्स क्या होंगे? ज्यादा। तो जो एडजॉर्प्शन होगा वो यहां पे किसका ज्यादा हो जाएगा? किसका ज्यादा हो जाएगा? N2 का ज्यादा हो जाएगा H2 से। कर लोगे? बोलो बच्चों, कर लोगे? चलिएगा एक बात और देखो, एक बात और देखो, मान लो SO2 गैस है, अमोनिया गैस है, HCl गैस है, तीनों में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन किसका ज्यादा होगा?
बताइएगा भाई, तीनों में से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन किसका ज्यादा होगा? तीनों में से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन किसका ज्यादा होगा? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन किसका ज्यादा होगा? हाँ देखो, अब हम अगर बात करें पोलैरिटी की बात करें तो तीनों के तीनों क्या है भाई साहब? तीनों के तीनों सर पोलर हैं। पोलर है तो फिर हम जाते हैं मोलिकुलर वेट पे। मोलिकुलर वेट पे अगर आप बात करोगे तो मोलिकुलर वेट सबसे आगे SO2 का ही होगा। बिल्कुल सही बात है। अब अगर इन दोनों के मोलिकुलर वेट की बात करें तो सर HCl का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अमोनिया आगे चला जाएगा। कौन आगे चला जाएगा? अमोनिया आगे चला जाएगा, HCl पीछे चला जाएगा। देखो ये गैसेस में 4-5 गैसेस है, इन्हीं से रिलेटेड ज्यादा पूछा जाएगा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, उन्हीं को मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये हमारे पास बनेगा अमोनिया HCl से आगे क्यों आया जबकि HCl का मोलिकुलर वेट ज्यादा है? ये आगे इसलिए आया भाई, अमोनिया में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एज कंपेयर टू HCl, या ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो ये ऑर्डर याद रखना, कर लोगे? समझ गए? चलिएगा, बहुत बढ़िया। एक और देखो, एक और देखो, CO2 CH4 CO, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों का और बता दीजिएगा। बस इन तीनों का कंपेयर करके बता दीजिएगा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन किसका ज्यादा होगा? CO2 CH4 CO। ये सवाल और बन सकता है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ट्राई कीजिएगा, एक बार गलत कर लो फिर मैं समझा देता हूं भाई। इन तीनों में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन किसका ज्यादा होगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने, यानी कि पढ़ के आए हो आप। बहुत बढ़िया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होगा। ध्यान रखना, CO2 सबसे आगे आएगा, देन CH4 आएगा, देन CO आएगा। अब आप बात करोगे तो आप कहोगे सर CO तो पोलैरिटी रखता है, फिर CO पीछे कैसे गया? CH4 इससे कैसे आगे आ गया? तो ये तो हमने मान लिया इसका मोलिकुलर वेट डोमिनेंट कर गया, ये आगे आ सकता है, CO2 का मास ज्यादा होगा CO से, लेकिन CH4 CO से आगे क्यों है? तो भाई साहब यहां पे ध्यान देना, इसका सरफेस एरिया डोमिनेंट करता है, इसका सरफेस एरिया डोमिनेंट करता है, सरफेस एरिया। CH4 मीथेन गैस होती है भाई साहब, मीथेन गैस, ध्यान दीजिएगा, CH4 मीथेन गैस होती है। सही है ना? इसके आपने प्लांट भी देखे होंगे, इसको यूज भी किया जाता है एज ए फ्यूल, इसको हम गोबर गैस भी बोलते हैं, सुना होगा आपने, बायोगैस बनाते हैं हम। इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है भाई साहब, सही है, सरफेस एरिया डोमिनेंट करता है, सही है। तो ये बनेगा। तो बस गैसियस में देखो, अब मैं सारे ऑर्डर लिख देता हूं, ऑर्डर लिख देता हूं, ऑर्डर ऑफ एड्सॉर्प्शन। आपको इनमें से कोई ना कोई गैस उठा के देगा एग्जाम में, अब आप ध्यान रखोगे, मैंने समझा दिया है, इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। SO2 सबसे आगे, फिर अमोनिया गैस, अमोनिया के बाद आपके पास आया था HCl, HCl के बाद आएगा आपके पास CO2, CO2 के बाद आएगा CH4, CH4 के बाद आएगा CO गैस, और इसके बाद में आएगा HN2, और सबसे पीछे आएगा H2। ये है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है भाई साहब।
चले आगे, ध्यान रखना भाई साहब, ये सब आप याद रखोगे। चले आगे, कर लोगे, गैसियस याद रख लोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया पहले लाइक जरूर कर दो यार, लाइक जरूर करते रहो। अब देखो भाई साहब, अब हम बात शुरू करते हैं, ये सारी बेसिक बातें थी। अब एडजॉर्प्शन आइसोथर्म शुरू करते हैं और जल्द ही हम इनको खत्म कर देंगे। लीजिएगा बच्चों, सबसे पहली कहानी शुरुआत करते हैं हम फ्रेंडलिच आइसोथर्म से। फ्रेंडलिच आइसोथर्म क्या बोला फ्रेंडलिच, ध्यान देना भाई साहब, सारी चीजें हम अच्छे से कवर करेंगे। फ्रेंडलिच आइसोथर्म क्या कहता है, जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस आइसोथर्म एक्स बाई एम हमारा क्या होता है, फिर से मैं लिख देता हूं, दैट इज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब देखो हम थ्योरेटिकल नहीं लिखेंगे, वो ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है हमने, बस रिवाइज करेंगे। सही है, क्या रिलेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, एक्स बाई एम जो है इज इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1 बाई एन। ये हमारे पास होता है आइसोथर्म। यहां पे बच्चों P हमारे पास क्या है, प्रेशर, P हमारे पास क्या है, प्रेशर, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात अगर मैं बात करूं यहां पे K एंड क्या है, कांस्टेंट है, और ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन, पूछ ले यही पेपर में, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एडजोर्बेट एंड एडजोर्बेंट। ध्यान दीजिएगा भाई साहब। और इस एन पे कंडीशन क्या होती है, क्या कोई बताएगा फ्रेंडलिच आइसोथर्म में एन के ऊपर क्या कंडीशन होती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, इस एन जो कांस्टेंट है, इस एन पे क्या कंडीशन होती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। फ्रेंडलिच आइसोथर्म में एन के ऊपर क्या कंडीशन होती है? जल्दी से कमेंट करके बताओगे आप लोग भाई। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, एन के ऊपर क्या कंडीशन होती है? एन क्या नहीं होना चाहिए यार, हमने पढ़ा था। देखो भाई, ये जो एन है, ध्यान दीजिएगा, एन शुड बी, एन जो होगा, एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो 1 के बराबर भी होगा, अब समझना। देखो अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या याद रखना है। फ्रेंडलिच आइसोथर्म क्या कहती है, रिलेशन हमें याद होना चाहिए। सही है, एन पे कंडीशन क्या है सर, एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हमने पढ़ा था, 3 केस हमने पढ़े थे। क्या? सबसे पहला सर, एट लो प्रेशर रेंज, लो प्रेशर में हमारे पास एन की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 होती है। तो ये के बराबर किसके बराबर, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन किसके बराबर हो जाता है सर? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन हमारा एक्स बाई एम बराबर के इंटू पी की पावर 1। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे हमारे पास जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर, विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर, यानी कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। सही है। दूसरी बात अगर हम यहां लिखें, ध्यान दीजिएगा, पहला केस हमने ये लिखा, दूसरा केस अगर हम बात करते हैं एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, तो एन हमारा क्या टेंड कर जाता है, इनफाइनाइट को। उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स बाई एम बराबर के इंटू पी की पावर 1 बाई इनफाइनाइट समथिंग अपॉन इनफाइनाइट। सर जी ये हो गया 0, यानी कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एट हाई प्रेशर रेंज, हाई प्रेशर रेंज में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ये जो x बाई एम है ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। और यहां पे क्या था, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन लो प्रेशर रेंज में। आप देखोगे हर आइसोथर्म में आप देखोगे जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो लो प्रेशर रेंज में प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। ध्यान देना भाई साहब, इस बात को थोड़ा ध्यान देना। लो प्रेशर रेंज में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन हमारा फर्स्ट ऑर्डर आता है। हाई प्रेशर रेंज में देखो कांस्टेंट के बराबर आ गया, यानी कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो गया है। ये आपसे दोनों चीजें पूछ सकता है एग्जाम में।
कर लोगे? सही है। तो यहां से हम क्या देखेंगे, देखो सिंपली सर अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, देखो 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 एक्स बाई एम वर्सेस प्रेशर, कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा? स्टार्टिंग में तो ऐसे, हाई प्रेशर रेंज में ऐसे, यानी कि लो प्रेशर रेंज में हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू पी, और एट हाई प्रेशर यहां हमारे पास क्या हो गया, जीरो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू पी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पे लो प्रेशर रेंज में एन हमारे पास किसको टेंड करता है, 1 को, यहां हमारे पास एन किसको टेंड करता है, इनफाइनाइट को। ये जो क्षेत्र बच गया, ये जो क्षेत्र बच गया, यहां हमारे पास एन टेंड करता है 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान देना। फ्रेंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, ध्यान दीजिएगा, लो प्रेशर, पहली बात तो आपसे यही पूछेगा, अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलीच आइसोथर्म लो प्रेशर रीजन में बताइएगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का जो ऑर्डर होगा प्रेशर के रेस्पेक्ट में क्या होगा, क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर। हाई प्रेशर रेंज में जीरो ऑर्डर। एन की वैल्यू आपसे पूछ ले, बताओ एन और के किस पे डिपेंड करेंगे, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करेगा एन। कर लोगे? एन की वैल्यू क्या होगी, एन पे कंडीशन क्या होगी, ये रहेगी। सही है, ध्यान दीजिएगा। अगली बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग ही बताओगे। मान लो आपको ये लिख के दे दिया, आपको ये लिख के दे दिया अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलीच, अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलीच, आपको ये लिख के दे दिया अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलीज पेपर में x बाई एम है k इंटू पी की पावर n, ये आपको लिख के दे दिया। ध्यान दीजिएगा, द वैल्यू ऑफ n, ये आपको मेंशन करके दे दे, द वैल्यू ऑफ n क्या होगी। अब क्या बोलोगे, मान लो मैंने लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मैंने लिख दिया मान लो n बराबर 0, मान लो मैंने लिख दिया n इज शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, मान लो मैंने लिख दिया n शुड बी ग्रेटर देन 0। बताइएगा भाई साहब क्या बनेगा, क्या कहोगे आप यहां पे, क्या कहोगे? कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे? बता दीजिएगा जल्दी से। क्या ऑप्शन आप चूज करोगे यहां पे? हाँ ध्यान देना, सी ऑप्शन आएगा भाई, सी, ए नहीं आएगा, गलती मत कर देना यार, सी ऑप्शन आएगा, सी। आपसे क्या कह रहा है वो, आपसे क्या कह रहा है उसने, देखो तो सही क्या लिखा है उसने, उसने क्या लिखा है, ध्यान रखना यार। सी बनेगा, गलती मत करना अमरिंदर, अब गलती मत करना राहुल, इतनी बड़ी गलती मत करना भाई। पेपर में एक बार ही टाइम मिलता है करने का, कर लोगे, समझ गए? सही है। हाँ दूसरा यहां से यार एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ये कह दे, ध्यान दीजिएगा, आपसे ये कह दे ln x बाई एम वर्सेस ln p हमने ग्राफ प्लॉट किया, आपसे ये कह दे इस ग्राफ का स्लोप क्या आएगा और इंटरसेप्ट क्या आएगा, ये हमसे पूछ ले। ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में इस ग्राफ के स्लोप की वैल्यू भी पूछ सकता है कि 1 से ज्यादा आएगी, 1 से कम आएगी, क्या आएगी। तो करना क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना, क्या करोगे बताओ? सबसे पहले सर हमें पता है x बाई एम हमारे पास क्या होता है, k इंटू पी की पावर 1 बाई n होता है, यही होता है। यहां पे जब हम ln लेंगे, ln x बाई एम इज इक्वल टू, यहां पे ln लेंगे तो क्या बनेगा, ln k, दूसरी टर्म का ln लेंगे तो आपको पता है 1 बाई n आगे चला जाएगा, ln p, यही बनेगा। अरे बोलो भाई,
अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको स्लोप में भी फंसा सकता है, ln x बाई एम, दूसरा क्या हमारे पास ln p है, ये बनेगा, सही है। अब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ हमारा सर ये आएगा, ये जो इंटरसेप्ट है ये हो गया ln k, और सर स्लोप आ गया 1/n। ध्यान दीजिएगा, अगर आप पावर में n कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समझना एक बार, ये तो आपने पढ़ लिया, स्लोप आपके पास 1/n बन जाएगा। अगर आप पावर में n कंसीडर कर रहे हैं, 1/n लेके चल रहे हैं, दूसरा आप ये भी ले सकते हो, दूसरा पेपर में वो आपको स्लोप पूछेगा, पेपर में स्लोप पूछेगा, तो बच्चा यहां पे स्लोप क्या बनेगा, सर n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सर n हमारे पास, अगर ये एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं तो n पे क्या कंडीशन थी, सर 1 और 1 से ज्यादा होगा, 1 और 1 से ज्यादा होगा ना, या तो 1 के बराबर होगा या 1 से ज्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे हमारे पास स्लोप की वैल्यू या तो 1 के बराबर आएगी या फिर 1 से कम आएगी, ये बात ध्यान रखनी है, या तो स्लोप की वैल्यू 1 के बराबर आएगी या फिर 1 से कम आएगी। तो ध्यान रखना है, आपसे पेपर में पूछ ले, स्लोप पूछ ले, आपको ऑप्शन बना के दे दे, कर लोगे। तो ये था आपके पास फ्रेंडलिच आइसोथर्म, कर लोगे, बोलो बच्चों, कर लोगे। कर लोगे, चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई साहब। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, लीजिएगा, लैंग्यूमर थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन। लैंग्यूमर एडजॉर्प्शन की बात करते हैं, तो बताइएगा, लैंग्यूमर एडजॉर्प्शन की बात करने से पहले लैंग्यूमर के पोस्टुलेट क्या क्या थे, ये हमें पता होने चाहिए। लैंग्यूमर थ्योरी के पोस्टुलेट क्या क्या थे, समझना। फ्रेंडलिच हम पढ़ चुके हैं, फ्रेंडलिच का हम रिलेशन पढ़ चुके हैं। लैंग्यूमर नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज तक सबसे ज्यादा सवाल नेट के एग्जाम में लैंग्यूमर एडजॉर्प्शन से ही पूछे गए हैं। चलिएगा बताइएगा, आप लोग ही बताओगे, मैंने ऑलरेडी आपको कवर भी करवाए थे लैंग्यूमर के पोस्टुलेट। पोस्टुलेट ऑफ लैंग्यूमर थ्योरी, क्या क्या पोस्टुलेट थे, क्या क्या अज्यूम्पशन यूज की, बताइएगा भाई साहब। पोस्टुलेट्स ऑफ लैंग्यूमर थ्योरी, क्या क्या पोस्टुलेट थे, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, क्या क्या पोस्टुलेट थे लैंग्यूमर थ्योरी के। बहुत बढ़िया, एक पोस्टुलेट कमेंट कर दिया, याद आ रहे मैंने कितनी बार बताए थे यार, याद ही हो जाने चाहिए। लैंग्यूमर क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। लैंग्यूमर ये बोला, जो गैस यूज करेंगे वो कैसी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मेरे भाई, गैस यूज करेंगे वो कैसी होनी चाहिए, आइडियल। बोलो भाई। दूसरी बात, एडजॉर्प्शन कैसा होना चाहिए, मोनोलेयर, सही है। तीसरी बात, हां जी, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ, हाँ, सरफेस कैसा होना चाहिए, ओहो सर जी, सरफेस जो है वो हमारा होमोजीनियस होना चाहिए, सरफेस होमोजीनियस होना चाहिए। यानी कि जब हमारे पास, देखो अभी मैं बताऊंगा, पहले लिख देता हूं, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर सरफेस होमोजीनियस है तो यानी कि एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन हर साइट के लिए, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन फॉर ईच साइट क्या होगी, सेम, क्या होगी, सेम। हर साइट के लिए एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगी, सेम। बहुत बढ़िया। ओहो, एक बात और बताई थी सर जी आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नो लैटरल इंट्रैक्शन। अब ये लैटरल इंट्रैक्शन क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, बहुत बढ़िया। देयर एग्जिस्ट एन डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन, ये हुई बात।
अरे एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। दीज आर द पोस्टुलेट ऑफ लैंग्यूमर थ्योरी। सुनिएगा, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान से सुनना। देखो अब सबने टकाटक बता दिए, क्योंकि यार हमने इन चीजों को मैंने कम से कम 10 बार आपको बताया था ऐप के ऊपर, याद हो तो आपको। गैस कैसी होनी चाहिए? आइडियल। एडजॉर्प्शन कैसा होना चाहिए? मोनोलेयर। तीसरी बात क्या थी? सरफेस कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। सरफेस होमोजीनियस हो गया तो सर हर साइट की जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होगी वो सेम होगी। समझा नहीं समझे? देखो देखो लैंग्यूमर थ्योरी, देखो देखो समझना रे, समझना। एक फोटो से समझते हैं। ये हमारा है, मान लो ये हमारे पास एक सरफेस है, सही है। लीजिएगा, हमने इसमें जगह बनाई, ये हमने मान लो ये हमारे पास हमने कमरा बनाया, एक क्लासरूम की बात कर लेते हैं, और हमने उसमें ये नो चेयर लगा दी। अब कहोगे सर ये चेयर क्या है? अरे चेयर, गोल चेयर लगा दी हमने, स्पेशल चेयर बनाई हमने भाई साहब अपने क्लासरूम के लिए। लो ये 4 चेयर बना दी हैं, सही है। अब देखो मान लो होमोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस सरफेस का मतलब यह है सर जी क्लास में ना हमने सारी की सारी चेयर सेम रखी है, सब गोल रखी हैं, सही है, ताकि किसी बच्चे को लगे ही ना कि भाई साहब मान लो क्लास में घुसते ही होता है ना, क्लासरूम का एग्जांपल ले लेते हैं। कई बच्चों को होता है ना, मान लो 2-3 टाइप की क्लास में चेयर हो, और मान लो एक चेयर बढ़िया हो जिसपे मान लो गद्दा सा लगा हो, तो क्या होगा? जो भी क्लास में घुसेगा और भागेगा और गद्दे वाली चेयर पे बैठेगा आराम से, क्योंकि कंफर्टेबल चाहता है ना इंसान। लेकिन यहां पे हमने सारी की सारी चेयर कैसी लगा दी? सेम। यानी कि जो सरफेस है वो कैसा है? होमोजीनियस है। मान लो एक वीआईपी चेयर लगा देते हैं बीच में, ये देखो ये लगा दी हमने। मान लो ये बढ़िया चेयर मंगवाई हमने विदेश से, दुबई से बढ़िया कुर्सी मंगवाई कि भाई ये जेआरएफ करेगा, इसके लिए बढ़िया कुर्सी लगाते हैं बीच में। ये वाली चेयर हमने लगा दी, मान लो। अब ये सरफेस कैसा हो गया? हेट्रोजीनियस हो गया, सही है, हेट्रोजीनियस हो गया ना। तो अब इस कुर्सी के लिए लड़ाई होगी। तो एक्चुअली यहां पे जो हम सरफेस ले रहे हैं वो होमोजीनियस ले रहे हैं, यानी कि सारी की सारी जो साइट है वो सारी की सारी सब सेम है। दूसरी बात, जो गैस यहां पे जो यहां पे आके बैठेगा वो क्या होना चाहिए? आइडियल, सही है। दूसरा, आके मान लो ये गैस के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ए यहां आ गया, ए यहां आ गया, ए यहां आ गया, ए यहां आ गया, सब आके बैठ गए। अब देखो सारी की सारी साइड सेम थी, तो हर साइड के लिए जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होगा वो सेम होगा। हर साइट के लिए एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन सेम होगा। गैस आइडियल, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन सेम होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद देखो समझना, ये तो हो गई, ये तो बात हो गई, ये भी हो गई। गैस आइडियल है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? सेम है, सही है। और क्या कहा? अब देखो जो नो लैटरल इंटरेक्शन का मतलब क्या है? नो लैटरल इंटरेक्शन, नो लैटरल इंटरेक्शन, नो लैटरल इंटरेक्शन का मतलब समझना। देखो गैस क्या है? आइडियल। गैस क्या है? आइडियल। अब आइडियल गैस आपस में रिएक्ट तो करेंगे नहीं, यानी कि मान लो अब ये जो क्लासरूम है, क्लासरूम में हमने एक ही टाइप के बच्चे बैठा दिए, सही है ना। होता है ना, अगर मान लो देखो इनके बीच में जो है, इनके बीच में किसी प्रकार की कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। लैटरल इंटरेक्शन का मतलब यह है कि ये यहां बैठ गया तो ये नहीं है ये यहां उठ के यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, फिक्स है। एक बार गया, घुसा क्लास में, सीट मिली, वहीं पे बैठ गया। ये नहीं है कि सर पहली क्लास पढ़ाने आए, सर ने सुबह मेन ग्रुप पढ़ाया तो मैं आगे वाली चेयर पे बैठा था, अब फिर सर सरफेस लेके आए तो मैं अब थोड़ा साइड में हो गया, और शाम को क्वांटम की क्लास आई, भाई क्वांटम मेरे समझ नहीं आता, मैं चला गया कोने में, सबसे पीछे कोने में चला गया। तो ऐसा नहीं होगा, जो जहां बैठ गया सुबह क्लासरूम में, जो जहां बैठ गया वही बैठा रहेगा, यानी कि फिक्स रहेगा। पार्टिकल यहां आया, एडजॉर्ब हुआ, यही बैठा रहेगा। किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन, देयर इज नो लैटरल इंटरेक्शन, इनके बीच में भी नहीं होगा कोई। मान लो ए आपस में तो क्या करेंगे? इंटरेक्शन, या फिर मान लो ये उठ के यहां चला जाए, ये ऐसे नहीं होगा। इस बात को हम बोल रहे हैं नो लैटरल इंटरेक्शन, सही है। और देयर एग्जिस्ट एन डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। इस बात का मतलब क्या है? मान लो ए गैस है, सही है।
दूसरा, ये मेटल का सरफेस था, ये मेटल का सरफेस था जो एक खाली साइट है, तो यहां पे ये जाके इस पे डिपॉजिट हो गया, AM बन गया। तो ये जो एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस हो रहा है, इधर एडजॉर्प्शन इधर डिसॉर्प्शन, इधर एडजॉर्प्शन इधर डिसॉर्प्शन, इन दोनों के बीच में आपके पास क्या एग्जिस्ट करेगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सही है, तो सारे के सारे पॉइंट ऑफ टिप्स पे हो गए होंगे यार। गैस होनी चाहिए आइडियल, एडजॉर्प्शन होना चाहिए मोनोलेयर, सरफेस होना चाहिए होमोजीनियस, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन हर साइड के लिए सेम होगी और किसी प्रकार का लैटरल इंटरेक्शन नहीं होगा। देयर एग्जिस्ट एन डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। समझ गए? बोलो भाई, समझ गए? इतनी बात समझ गए? सही है। अब देखो मैं ड्राइव नहीं करूंगा, जल्दी से बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ। ये हमने माना था ए गैस है, ये मेटल का सॉलिड सरफेस है, मोनो एटॉमिक गैस हम लेके चल रहे हैं। सही है। मान लो इस गैस ने जाके यहां पे जगह ऑक्यूपाई कर ली थीटा, थीटा ही हमारा क्या है, थीटा हम बोलते हैं दैट इज फ्रैक्शनल कवरेज, फ्रैक्शनल कवरेज, या फिर इसी को हम बोलते हैं x बाई एम, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मान लो एक क्लास में 100 चेयर थी, 50 बच्चे बैठे हुए हैं, तो भाई साहब कितनी चेयर ऑक्यूपाई हो गई, तो आप क्या कहोगे सर 50/100, 50% चेयर ऑक्यूपाई हो गई। तो ऐसे ही मान लो हमारे पास 100 साइड थी, 50 गैसियस मॉलिक्यूल जाके एडजॉर्ब हो गए, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कितना हो जाएगा, 50/100, वो हमारा है थीटा। थीटा है फ्रैक्शनल कवरेज, कितना ऑक्यूपाई किया टोटल का, AM। सही है। तो ये जो बच गया, ये जो मेटल सरफेस कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा सर, टोटल ऑक्यूपाई हो गया थीटा, तो ये बच जाएगा 1 माइनस थीटा। ये कितना बच जाएगा, 1 माइनस थीटा। और ए गैस है, इसका प्रेशर हमने मान लिया P, और इधर हम बात करते हैं ये KA, ये हमारे पास बनेगा, इधर हम इसको लेके आएंगे ये KD, KA अपॉन KD हमारे पास होता है K। ये जो फॉर्मूला है वो मैं ड्राइव नहीं करूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, ध्यान रखना भाई साहब। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वो ड्राइव नहीं करेंगे यार, सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, पढ़ा हुआ है, आप भी फॉर्मूला कमेंट करके बता सकते हो। ये जो K होता है, ध्यान देना, एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट, एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट ये हमारा किसके बराबर आता है, देखते हैं कितने कौन कौन कमेंट करेगा, बताओ जल्दी से। या फिर मैं थोड़ा अगर ड्राइव भी करूं, इधर देखो यार, ड्राइव भी करूं तो देखो इधर देखो, यहां पे हमारे पास रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, रेट कांस्टेंट क्या है KA। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा सर जी, इस गैस के प्रेशर पे डिपेंड करेगा। और यहां पे खाली जगह कितनी है, खाली जगह है सर 1 माइनस थीटा। अगर मैं रेट ऑफ डिसॉर्प्शन की बात करता हूं, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन की बात करता हूं, वापिस आने की बात करता हूं सर, कांस्टेंट हो गया KD। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, अब ये किस पे डिपेंड करेगा यार, कितने क्लास में बच्चे ऑक्यूपाई थे, कितने बैठे हुए थे क्लास में, कितना था थीटा, ये थीटा पे डिपेंड करेगा। समझा नहीं समझे? इक्विलिब्रियम के ऊपर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन यही बन जाएगा ना। लो, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या था, लीजिएगा KA इंटू P इंटू 1 माइनस थीटा, ये क्या था KD इंटू थीटा, यही था। जो हमारे पास एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है K, भाई साहब इसका थोड़ा ध्यान देना, कहीं आप भूल जाओ इसको, एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट का ध्यान देना, KA अपॉन KD, इसका ध्यान देना, भूल जाओ आप। ये बन जाएगा थीटा ओवर P इंटू 1 माइनस थीटा, ये होता है K, एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट। ये रिलेशन याद रखना, कर लोगे? अब भाई ये रिलेशन याद ही रख लेना, क्या आ गया, K हमारे पास क्या आ गया, K हमारे पास आ गया थीटा ओवर P इंटू 1 माइनस थीटा। अब देखो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, इसकी कोई यूनिट नहीं है भाई साहब, ये तो केवल हमें बताएगा ना इतना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई है, तो थीटा की तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो K की यूनिट क्या हो जाएगी सर, K के यहां पे यूनिट में 1 बाई प्रेशर आ रहा है,
तो याद रखना एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट के की यूनिट जो होती है वो हमारी होती है प्रेशर का इनवर्स। पेपर में पहचान लेना, प्रेशर का इनवर्स। पेपर में डाटा दे दे, पेपर में डाटा दे दे, एटीएम का इनवर्स दे दे, आपको बार का इनवर्स दे दे। प्रेशर की यूनिट तो पता है ना, थर्मो में पढ़ाई हुई है आपको। तो प्रेशर की यूनिट इनवर्स होता है, प्रेशर का इनवर्स होता है के, दैट इज एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट। थीटा ओवर 1 माइ कैम क्लासेस बहुत बढ़िया, थीटा ओवर 1 माइनस थीटा इंटू पी, बहुत ही बढ़िया जी, वेरी गुड, कर लोगे। चलिएगा बहुत बढ़िया। यहां से अगर मैं बात करूं, देखो एक तो रिलेशन ये याद रखना होता है के बराबर थीटा ओवर पी इंटू 1 माइनस थीटा। दूसरा रिलेशन सर जी, अगर यहां से मैं थीटा निकालना चाहूं तो निकाल ले। थीटा निकालने में क्या है, देख 1 बाई के उल्टा कर दे, पी इंटू 1 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। थीटा अगर हमें निकालना है तो कैसे हम इसको निकालेंगे, ये हमें देखना पड़ेगा भाई। थीटा हमें निकालना है, थीटा कैलकुलेट करना है। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करोगे पी को मल्टीप्लाई कर लो 1 बाई के। वैसे पी को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, पी को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, पी को इधर मल्टीप्लाई करोगे, थीटा निकालते हैं भाई साहब, थीटा निकालते हैं। वैसे रिलेशन सबने पढ़ा हुआ है थीटा का, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। ये हमने किया, इधर केपी लेके गए, केपी थीटा ओवर 1 माइनस थीटा। अब इसका उल्टा कर दिया 1 बाई के पी, इसको उल्टा कर दिया 1 माइनस थीटा ओवर थीटा, ये 1 बाई के पी, ये 1 बाई थीटा, ये -1, इसको इधर ले आया 1 बाई थीटा इज इक्वल टू 1 बाई के पी प्लस 1। अब सर एलसीएम ले लिया, 1 बाई थीटा बराबर एलसीएम लिया सर के पी, ये बन गया 1 प्लस के पी। अब थीटा मेरे पास बन जाएगा के पी ओवर 1 प्लस के पी। एक तो ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूले याद रखना लैंग्यूमर एडजॉर्प्शन में बस। हाँ, केपी ओवर 1 प्लस केपी, बहुत बढ़िया। अब यही याद रखना है। देखो भाई साहब, थ्योरी, लैंग्यूमर के पोस्टुलेट और ये फॉर्मूले ध्यान दीजिएगा। हमने गैस कैसे ली, ध्यान देना। लैंग्यूमर में क्या क्या याद रखेगा, लैंग्यूमर में क्या क्या याद रखेगा, पोस्टुलेट। मुझे नहीं लगता अब किसी बच्चे को पोस्टुलेट में कोई कंफ्यूजन होगा, पोस्टुलेट याद हो गए होंगे, सही है। अब अगर बात आती है मेरे पास, मान लीजिएगा मोनो एटॉमिक गैस की बात होगी, तो सर मोनो एटॉमिक गैस में मैं ये दोनों रिलेशन याद रखूंगा। क्या याद रखूंगा, एक तो थीटा केपी ओवर 1 प्लस केपी, लेकिन पेपर में कई बार हमसे के पूछ लेता है तो के भी याद रखेगा। के का फॉर्मूला क्या बना था भाई साहब, सर जी थीटा ओवर पी इंटू 1 माइनस थीटा, बस खत्म, कर लोगे। बोलो बच्चों, कर लोगे। चलिएगा, अब इसमें देखो एक बात और सुना, यहां पे अगर हम बात करते हैं थीटा हमारे पास क्या आ गया बच्चों, सर जी केपी ओवर 1 प्लस केपी, ये हमारे पास आ गया। अगर मैं यहां पे कहता हूं, दो केस यहां पे पूछेगा, एट लो प्रेशर, एट लो पी और एट हाई पी, क्या होगा। तो लो प्रेशर पे आप क्या कहोगे, लो प्रेशर पे क्या कहोगे, ध्यान दीजिएगा। लो प्रेशर पे आपके पास 1 बड़ा हो जाएगा केपी से, तो आप क्या कह सकते हो यहां पे, सर थीटा हमारा हो जाएगा केपी, लो प्रेशर पे ये हो जाएगा। अगर हम बात करें एट हाई प्रेशर, तो फिर केपी बड़ा हो जाएगा 1 से, देन थीटा बराबर केपी ओवर 1 प्लस केपी ही रह जाएगा यहां पे, तो क्योंकि 1 को अब हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये बन जाएगा हमारा 1। यानी कि थीटा एट लो प्रेशर फर्स्ट ऑर्डर आ गया, फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू पी, जो हमारे पास थीटा या फिर बोले तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। समझे या नहीं समझे। उसके बाद अगर मैं हाई प्रेशर की बात करता हूं, तो हाई प्रेशर पे थीटा हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा फ्रैक्शनल कवरेज पे। कर लोगे, दोनों बातें कर लोगे मेरे भाई। ग्राफ बनाना चाहो, ग्राफ देखो, ग्राफ यहीं पे बना देता हूं, ग्राफ यहीं पे बना देता हूं, लीजिएगा। ये थीटा फ्रैक्शनल कवरेज, ये प्रेशर, लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर और हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट, ये बन जाएगा। यहां प्रेशर के रेस्पेक्ट में ऑर्डर फर्स्ट, यहां प्रेशर के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0। कर लोगे,
बोलो भाई। और फ्रेंडलिश में भी यही था, फ्रेंडलिश में भी लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर था और हाई प्रेशर के ऊपर आपका जीरो ऑर्डर हो गया था, इंडिपेंडेंट। कर लोगे? बोलो बच्चों, बोलो मेरे भाई, कर लोगे? अब सुनो 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 सुनो। सिमिलरली मान लो एन एटॉमिक गैस आ गई हमारे पास, मोनो एटॉमिक नहीं, एन एटॉमिक गैस आ गई, एन एटॉमिक गैस आ गई, तो फिर हमारे पास क्या क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा एन एटॉमिक गैस के लिए? कुछ नहीं करना बच्चा, सेम एक रिलेशन याद रखना है, थीटा बराबर के पी की पावर 1/n डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी की पावर 1/n, ये हमारे पास बन जाएगा। कर लोगे? और इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई करोगे, लो प्रेशर पे ध्यान दीजिएगा, याद रखना, लो प्रेशर पे आपका 1 डोमिनेंट करेगा, एन एटॉमिक गैस आ जाएगा तो 1/n ये फॉर्मूला बनेगा। लो प्रेशर पे आपसे ध्यान देना, सिमिलरली एन एटॉमिक गैस आएगा तो 1/n बनाना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। चाहे डायटोमिक आए, ट्राइएटोमिक आए, मान लो H2 गैस आ गई, H2 गैस, तो N की वैल्यू क्या पुट कर देगा? 2 पुट कर देगा, डाइएटोमिक हो गई। मान ले ओजोन आ गई, ओजोन क्या है? O3 है, ट्राइएटोमिक है, N की वैल्यू कितनी पुट कर देगा? 3 पुट कर देगा। देख एग्जांपल, मान ले भाई H2 है तो H2 डाइएटोमिक है, N कितना हो गया? 2। O3 आ गई ओजोन, N कितना हो गया भाई? 3। समझे नहीं समझे? यहां पे अगर लो प्रेशर पे पूछेगा, लो प्रेशर पे फिर से वही काम, लो प्रेशर पे एक बड़ा होगा केपी से, तो हमारे पास लो प्रेशर पे थीटा क्या बनेगा? के पी की पावर 1/n। तो भाई साहब ऑर्डर कितना बन जाएगा? सर जी ऑर्डर आएगा यहां पे 1/n। ऑर्डर कितना आएगा? 1/n। कर लोगे भाई? ये करना जरूरी है, डाइएटोमिक आ जाए, ट्राइएटोमिक आ जाए, कर लोगे? अगर मैं बात करूं ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास क्या आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये तो था लो प्रेशर की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी? लो प्रेशर की बात हो रही थी। हाई प्रेशर की अगर हम बात करें, तो वही काम यार, ये इससे ज्यादा हो जाएगा एक से, नेग्लेक्ट, हमेशा ऑर्डर जीरो। कर लोगे? बोलो भाई, समझ गए? नमस्कार पारस भाई, नमस्कार। कर लोगे? ये भाई साहब भूपेंद्र प्रजापति आप कह रहे हो डिसोसिएटिव होना चाहिए यार, डाइएटोमिक आएगा, ट्राइएटोमिक आएगा, एन एटोमिक आएगा, वो टूट के ही एडसॉर्ब होगी, वो डिसोसिएट ही करके एडसॉर्ब होगी। सही है? अब देखो जैसे नेट के एग्जाम में पता नहीं कितने ही सवाल पूछ लिए यार। सही है? मान लो मैं कह दूं O3 गैस का एडसॉर्प्शन हुआ लैंग्यूमर के अकॉर्डिंग, बताइएगा लो प्रेशर के ऊपर ऑर्डर क्या आएगा? तो क्या करोगे? सबसे पहला काम सर, थीटा केपी की पावर 1/n 1/3 1 प्लस केपी की पावर 1/3। लो पी सर जी, लो प्रेशर पे हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? थीटा बराबर केपी इंटू 1/3। ऑर्डर कितना आया? 1/3। कर लोगे? बोलो भाई बच्चों, बोलो डिसोसिएटिव लैंग्यूमर कर लोगे? किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत, बहुत बढ़िया। कर लोगे? चलिएगा, एक चीज और देखो, कंपीटेटिव
कंपिटेटिव लैंग्यूमर, ध्यान दीजिएगा, कंपिटेटिव लैंग्यूमर का केस और देख लीजिएगा, लैंग्यूमर आइसोथर्म में कंपिटेटिव लैंग्यूमर का क्या केस है, ध्यान दीजिएगा। अगर कंपिटेटिव लैंग्यूमर की मैं बात करता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान है कंपिटेटिव लैंग्यूमर का कॉन्सेप्ट समझना एक बार। अब लड़ाई होगी भाई साहब दो गैसों के बीच में, ध्यान दीजिएगा। अब लड़ाई होगी, सर जी जगह तो खाली थी एक, ये था मेटल का सरफेस, सही है। अब सर जी आ गई गैस ए गैस आ गई और सर जी बी गैस आ गई। अब हमारे पास मेटल का सरफेस एम था, अब इन दोनों में होगी लड़ाई भाई। अब इस मेटल सरफेस के ऊपर मान लीजिएगा ये हमारे पास मेटल का सरफेस है, मान लेते हैं हम, यहां पे ये गैस ए भी एडजॉर्ब हो गई और बी भी एडजॉर्ब हो गई, ये हमारे पास है, सही है ना। तो अब हमारे पास पेपर में देखो आज तक यहां से बच्चों सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे सीधा फॉर्मूला ही पूछ लेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा भाई साहब ए गैस का प्रेशर था मान लो पीए, बी गैस का प्रेशर था मान लो पीबी, सही है। और यहां पे ए गैस ने ऑक्यूपाई किया सरफेस फ्रैक्शनल कवरेज थीटा ए, बी गैस ने ऑक्यूपाई किया थीटा बी, ये हमारे पास ऑक्यूपाई किया, सही है। अब आपसे पूछ ले एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन थीटा ए क्या होगा, थीटा बी क्या होगा, तो भाई साहब कुछ नहीं कर रहा, बस सिंपल सिंपल सिंपल, देखो मैं सीधा ही बताऊंगा। मान लो ए गैस का हमारे पास एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट है के ए, ये एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट है, और बी गैस का मान लो एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट है के बी। सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना है। देखो जब एक गैस आती है तो थीटा क्या था जल्दी से बताओ, मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या था, आपने पढ़ा ना सर जी, केपी ओवर 1 प्लस केपी होता है फॉर्मूला। अब दो गैस आ गई, थीटा बराबर क्या होता है, केपी ओवर 1 प्लस केपी, ये होता है फॉर मोनो एटॉमिक गैस। एक गैस आती है, अब दो गैस आ गई है तो थीटा ए कैसे लिखोगे, थीटा ए अगर लिखना है तो देखो एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ ए गैस इनटू प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ए पी ए प्लस के बी पी बी, ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर हम लिखते हैं फ्रैक्शनल कवरेज ऑफ बी गैस तो उसमें हम क्या लिखेंगे, के बी पी बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस के बी पी बी प्लस के ए पी ए। कर लोगे, बोलो बच्चों, क्लियर है, कंपेटेटिव लैंग्यूमर क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत बता दीजिएगा बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। क्लियर है, मैं पानी पी लेता हूं भाई। सही, अब तो याद हो गया होगा, आप कह रहे थे सर एक बार रिवाइज करवा दो, जब हम मेन ग्रुप पढ़ रहे थे तब हमारे पास थोड़ा, सॉरी मेन ग्रुप कह रहा हूं, ये बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यार, सुबह से शाम तक ना बहुत सारे टॉपिक चल रहे हैं, इतने टॉपिक चल रहे हैं, दिमाग का पता नहीं क्या ही बन रहा है। सुबह से शुरू होता हूं शाम तक, आप भी पढ़ो, मैं तो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको तो एक साथ एग्जाम में सारे टॉपिक अप्रोच करने हैं ना भाई, सारे के सारे टॉपिक एक साथ अप्रोच करने हैं आपको, याद हो तो आप भी ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, सही है ना, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करने की। सही है, चले आगे, चलिएगा, बहुत बढ़िया। चलता हूं आगे, चलता हूं। लो भाई, हो गया ब्रेक, अब आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा, अब देखो यार कॉन्सेप्ट, अब एक कॉन्सेप्ट और बच गया यहां पे, वो और देखो लैंग्यूमर में, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने भी नहीं बताया। चलिएगा, अब मैं आपसे ही पूछूंगा, देखो
चलिएगा आगे आ जाइएगा। देखो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, समझना एक बार, आगे समझना। देखो ये भी डिस्टर्ब कर देता है मेरे को बार बार। ये देखो ये कलाकार आदमी, ये भी बार बार पूरे दिन डिस्टर्ब करता है। भी नहीं, हाय बोलो सबको। वहां नहीं, इधर देख, कैमरे में देख, कैमरे में, कैमरे में देख। इसको बड़ा बड़ा शौक रहता है भाई क्लास डिस्टर्ब करने का। बड़ा खुश रहता है ये इस डिजिटल बोर्ड की, जब मैं क्लास की सेटिंग करता हूं, कैमरा लगाता हूं, ये बड़ा डिस्टर्ब करता है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा, ब्रेक हो गया हमारा, अब आगे चलते हैं। सुनिएगा, समझना एक बार, आगे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझना एक बार। आगे चलते हैं, देखो अब आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा। देखो ये जो ग्राफ हम पढ़ रहे थे, सुनना, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना। हाँ बिनी बड़ा खतरनाक हो गया भाई। ये कोरोना से ठीक होने के बाद और भी ज्यादा खतरनाक हो गया, बहुत ज्यादा शरारत करने लग गया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा आगे बढ़ते हैं, आ जाओ अब काम की बात पे आ जाओ। देखो बच्चों, ये जो हम थीटा लिख रहे थे, केपी ओवर 1 प्लस केपी हम लिख रहे थे, ध्यान दीजिएगा। यहां पे अगर हम बात करें थीटा की बात करें, थीटा की, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझना एक बार। थीटा में अगर हम बात करें, यहां पे देखो हम जो एडजॉर्प्शन लिख रहे थे ना, मोनोलेयर की बात कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, मोनोलेयर एडजॉर्प्शन की हम बात कर रहे थे। तो मान लीजिएगा ये जो सरफेस था, जहां हम लैंग्यूमर की बात कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पे मान लो ये हमारे पास टोटल साइट वैकेंट थी, ये बहुत सारी साइट थी, सही है। इस पे मान लो हम गैस के पार्टिकल एडजॉर्ब करवा रहे थे, तो इसका पूरे का जो वॉल्यूम होगा, Vm, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, Vm मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई मोनोलेयर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई मोनोलेयर, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई मोनोलेयर। दूसरी बात अगर मैं बात करूं यहां पे, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास मान लो इसने इतना सरफेस ही ऑक्यूपाई किया, तो यार जो वॉल्यूम V है ये हमारा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन एडजॉर्प्शन, यानी कि हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई हुआ, Vm है इस पूरी जो हमारा जो होमोजीनियस सरफेस है उस सारे का वॉल्यूम, सही है। तो बस यही से हम थीटा क्या होगा, देखो थीटा को हम क्या लिख रहे थे, थीटा अब हम यहां इसको फ्रैक्शनल कवरेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम की टर्म में, V ओवर Vm, थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, V ओवर Vm, सही है। तो यहां पे अगर हम बात करें थीटा बराबर, बस हाँ कर लेंगे भाई साहब, कर लेंगे, शाम को लेके आऊंगा इसको क्वांटम की क्लास में, फिर बातें करेंगे। यहां पे नहीं भाई, थीटा देखो, अब थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा को हम लिख सकते हैं V बाई Vm इज इक्वल टू KP ओवर 1 प्लस KP। ये अब रिलेशन ध्यान रखना है, सही है। तो यहां पे हम दो ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों, कौन कौन से दो ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखो पहला जो ग्राफ होगा 1 बाई V वर्सेस 1 बाई P, ये ग्राफ प्लॉट करके बताइएगा, आप ही कैलकुलेट करके बताओ मुझे, जल्दी से कमेंट करके बताओ स्लोप क्या आएगा और इंटरसेप्ट क्या आएगा। स्लोप और इंटरसेप्ट की यूनिट जरूर बताना क्या आएंगी, जल्दी से करो यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल कई बार आया हुआ है। थीटा को हम V बाई Vm लिख सकते हैं, जल्दी से ग्राफ बनाइएगा, 1 बाई P वर्सेस 1 बाई V वर्सेस 1 बाई P। स्लोप क्या आएगा, इंटरसेप्ट क्या आएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 1 बाई V वर्सेस 1 बाई P का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्लोप क्या आएगा और इंटरसेप्ट क्या आएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो हमें करना क्या होगा, हाँ बस याद रखना है, हमें पता है सर v बाई वी एम, हमने यहां पे ये लिखा है के पी ओवर 1 प्लस के पी, तो इसका क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये वी एम बाई वी बन जाएगा, यहां पे 1 प्लस के पी डिवाइडेड बाई के पी बन जाएगा। सही है। इसके बाद अगर मैं बात करूं वी एम, अगर हम यहां पे लिखें तो ध्यान दीजिएगा वी एम ओवर वी 1 बाई के पी प्लस 1, वी एम को नीचे उतार दो, इधर नीचे उतारेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ भाई, यहां पे Vm को अगर नीचे लेके जाएंगे 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई के इंटू पी इंटू वी एम प्लस 1 बाई वी एम। अब देखो ग्राफ किस किस के बीच में बनाया था, जल्दी से देखो बच्चों, ग्राफ किस किस के बीच में बनाया था, 1 बाई वी वर्सेस 1 बाई पी। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे यहां पे 1 बाई वी वर्सेस 1 बाई पी, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी। बताओ जल्दी से क्या होगा, बताओ भाई साहब ग्राफ क्या बनेगा। देखो हमारे पास ये तो हो गया y, अगर x की बात करें हम, x की, x हमारा क्या हो गया 1 बाई पी हो गया। सही है। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये जो इंटरसेप्ट है ये हमारा बनेगा 1 बाई वी एम, जो स्लोप है वो बनेगा 1 बाई के इंटू पी। यही आया, बोलो भाई। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब दिया है। सही है। के इंटू वी एम, ये बनेगा के इंटू वी एम, यही आएगा, कर लोगे। हाँ लीनियरली इंक्रीज आएगा। सही है। तो एक तो ये ग्राफ याद रखना है यार, यहां से कई बार सीएसआईआर नेट के एग्जाम में सवाल आ चुका है, ध्यान रखना। सही है। दूसरा ग्राफ और बना के देखो जल्दी से, P बाई वी वर्सेस वी, P बाई वी वर्सेस वी, ये और ग्राफ जल्दी से बनाओ भाई साहब, P बाई वी वर्सेस वी, ये और बनाओ, P बाई वी वर्सेस वी, ये और बनाओ, जल्दी से बनाओ ये ग्राफ, बस ये ग्राफ जल्दी से बनेगा। फिर जो बचेगा यार वो हम फिर नेक्स्ट एक और क्लास लेके आऊंगा, उसमें हम वो कवर कर लेंगे। सही है। क्योंकि 4 बजे मेरी फिर से एक क्लास है। सही है ना, 4 बजे फिर से क्लास है नेम रिएक्शन की। सही है। ये ग्राफ बताओ जल्दी से। इसके बाद हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस बचेगा। सही है ना, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस बचेगा। दूसरा आपके पास अगर मैं बात करूं हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस के अलावा हमारे पास गिब्स एडजॉर्प्शन थ्योरम बचेगा, बैट आइसोथर्म बचेगा। सही है। और टेम्किन आइसोथर्म बचेगा, 3-4 आइसोथर्म बचेंगी, सरफेस फिल्म का कॉन्सेप्ट बचेगा, और एक हमारे पास डिसॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। 4-5 कॉन्सेप्ट है। एक सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करवा दूंगा। ये बताओ जल्दी से क्या बनेगा। हाँ तो सबसे पहले देखो, अगर हमें ये ग्राफ बनाना है, उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ अब हमारे पास स्लोप क्या बन जाएगा 1 बाई वी एम। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो याद क्या रखना है यार, शुरुआत यही से करनी है सर। थीटा होता है के पी ओवर 1 प्लस के पी। सही है। दूसरी बात सर, यहां पे अगर मैं बात करूं, इसको मैं लिखना चाहूं v बाई वी एम, तो ये बनेगा के पी ओवर 1 प्लस के पी। सर मुझे अब यहां पे p बाई वी बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, p बाई वी, v तो नीचे लेके आना पड़ेगा। पहले तो इसको मैं उल्टा ही कर लेता हूं। लो जी, हमने इसको उल्टा कर दिया। सही है। ये बन जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये तो हमारे पास थोड़ी देर पहले हमने ये रिलेशन पढ़ा, इसको 1 बाई के पी इंटू वी एम बनेगा, ये हमारे पास 1 बाई वी एम बनेगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं p से, p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा लेफ्ट में, p बाई वी बन जाएगा। p से यहां मल्टीप्लाई करोगे, p से p कट जाएगा, 1 बाई के इंटू वी एम, और ये बन जाएगा p बाई वी एम। अब देखो बच्चों, ग्राफ हम बना रहे हैं सर किसके बीच में, p बाई वी वर्सेस p। तो देखो ये तो हो गया हमारे पास y, और देखो ये जो हो गया ये हमारे पास हो गया x।
तो लीनियर इक्वेशन लग जाएगी y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो x के साथ कौन अटैच है 1/vm, और ये हमारा क्या हो गया इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या निकल के आया 1/k इंटू वीएम। स्लोप क्या निकल के आया, स्लोप क्या निकल के आया 1/vm। तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, दोनों में, दोनों ग्राफ में कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। देखो ध्यान क्या रखोगे अगर हमारे पास थीटा का कॉन्सेप्ट है कि मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो हम दो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, एक 1/v वर्सेस 1/p। यहां पे जो स्लोप आता है वो हमारा 1/k इंटू वीएम आता है, इंटरसेप्ट जो आता है वो 1/vm आता है। ये ध्यान रखना। अब आपको पता है इसकी स्लोप की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी। देखो यार k होता है प्रेशर का इनवर्स, ये हमारे पास प्रेशर का इनवर्स होता है तो ऊपर जाएगा तो प्रेशर ही बनेगा, ये वॉल्यूम का इनवर्स होगा, सही है ना। तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो भी ध्यान रखना, इसकी तो यूनिट क्या बनेगी वॉल्यूम का इनवर्स बनेगी, इसकी यूनिट क्या बनेगी प्रेशर इंटू वॉल्यूम का इनवर्स। प्रेशर मान लो आपको बार में दे दे क्योंकि ये 1/p होता है, के हमारा क्या होता है प्रेशर का उल्टा यूनिट होती है। के की यूनिट क्या होती है भाई साहब प्रेशर की इनवर्स यूनिट होती है, इसलिए मैं लिख रहा हूं, तो ध्यान रखना है, यूनिट से समझना है। दूसरा अगर p/v वर्सेस p ग्राफ दे देगा तो स्लोप क्या बनेगा, स्लोप क्या बनेगा बताओ, इंटरसेप्ट क्या बनेगा, वहां से अपोजिट होगा। यहां पे इंटरसेप्ट बन जाएगा 1/k इंटू वीएम और यहां स्लोप बन जाएगा 1/vm। ज्यादातर हम कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों के केस में, तो ध्यान रखना। थीटा हम लेके चलते हैं क्या v/vm, vm वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मोनोलेयर। कर लोगे, बोलो बच्चों। मैंने v बोला था, क्या रह गया, क्या यही तो ग्राफ पढ़े हमने। मैं समझ नहीं पा रहा, आज था मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या पूछना चाह रहे हो। आप क्या पूछना चाह रहे हो। पिछली स्लाइड में, अच्छा 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 अच्छा, ये P बनेगा, p/v वर्सेस P बनेगा, p/v वर्सेस P बनेगा। कर लोगे, चलिएगा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहिएगा। एक सेशन और लेके आऊंगा मेन ग्रुप केमिस्ट्री, इसी का मेन ग्रुप बोल रहा हूं सरफेस केमिस्ट्री का, सही है। हाँ p/v वर्सेस p होगा वो, सही, आप क्लियर है। हाँ ऑर्गेनिक में स्टार्ट करूंगा, टेंशन मत लो, ऑर्गेनिक पूरा डिटेल में। ऑर्गेनिक का राहुल, ऑर्गेनिक का आप ज्यादा नहीं 45 डेज देना मुझे, मैं कोशिश करूंगा 45 दिन में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब पूरा तो नहीं हो पाएगा, जितना होगा मैक्सिमम लेके आऊंगा मैं, सही है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा, जीओसी से शुरू करेंगे, जीओसी से शुरू करेंगे, जीओसी से जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करेंगे एक बार, सही है। उसको भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एरोमेटिसिटी, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट, सही है। रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने के साथ साथ ही स्टीरियो केमिस्ट्री चलाएंगे, फिर आपका आ जाएगा नेम रिएक्शन, रिएजेंट। नेम रिएक्शन तो अब भी चल रहा है, जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, सही है।
चलिएगा, फिर से मैं मिलूंगा आपको बच्चों, सही है। पढ़ते रहिएगा अच्छे से। और मैं फिर से कह रहा हूं, कोऑर्डिनेशन रिवाइज कर लीजिएगा, केमिकल बॉन्डिंग चल ही रहा है, लेकिन जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कर लीजिएगा, क्वांटम चल रहा है, क्वांटम को रिवाइज करते रहिएगा, स्पेक्ट्रा, फिजिकल स्पेक्ट्रा आप रिवाइज कर लीजिएगा। 5 टेस्ट आपके लिए, मेन ग्रुप हमारा चल ही रहा है, 5 बढ़िया टेस्ट कंडक्ट करवाने जा रहा हूं इस संडे को, सही है। अब तो जिन बच्चों ने फॉलो नहीं किया है, अमरेंद्र नाथ शुक्ला कह रहे कोलोइड वाला पार्ट, हाँ कोलोइड की वीडियो आ जाएगी, टेंशन मत ले अमरेंद्र भाई, आ जाएगी, सही है। याद है मेरे को, टेंशन मत लो आप, एक एक चीज निचोड़ के ले आएंगे, पूरे एग्जाम से पहले सब कवर कर लेंगे, सही है। टेंशन मत लीजिएगा, सुबह से शाम तक मैं यही सोचता हूं, सही है। सही है, कर लेना। अब फिर से मिलूंगा मैं, जिन बच्चों ने नेम रिएक्शन पढ़नी है वो फिर से मुझे मुलाकात करेंगे एक चाय के ब्रेक के बाद 4 बजे नेम रिएक्शन के साथ, सही है। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहिएगा, जितना मैंने कवर करवाया। अब देखो भाई, जब आप वहां पे, हमने वहां पे बैठ के पढ़ा था, अब डिजिटल बोर्ड पे खड़ा होके भी रिवाइज करवा दिया है। एक सेशन और लेके आऊंगा, बचे हुए सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे, सही है। जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, जितने भी टॉपिक कवर करवा रहा हूं, पढ़ते रहिएगा पूरी मेहनत के साथ, सही है। अभी हमने एक शुरुआत की है, सही है ना, धीरे धीरे हाई लेवल पे भी हर टॉपिक को लेके जाएंगे, सही है। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ती रहिएगा।